नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को विस्तार से समझेंगे, जिनका उपयोग आपके प्रमोशन, विभागीय परीक्षाओं और प्रशासनिक समझ को बढ़ाने में किया जा सकता है। ये वीडियो मैंने आज डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के दिनांक 22 जुलाई 2024 के हिसाब से बनाया है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जो जो उसमें कहा गया है एमसीक्यूज के साथ, और उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस के बाद। तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए भी जो जो डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी से डील करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें, जो कि मैंने एमसीक्यू बनाया था FR22 के ऊपर, जिसमें प्रमोशन के बाद वेतन निर्धारण, स्टेपिंग अप ऑफ पे, टेक्निकल रेजिग्नेशन आदि को अच्छी तरह से समझाया गया है। आप स्क्रीन पर ऊपर दिए हुए एरो को क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को बाद में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह मैंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं, बहुत विस्तृत जानकारी दी है। तो आप मैं चाहूँगा कि आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, ताकि आप अच्छी तरह से एक जानकारी लेके आप अपना डिसीजन ले सके कि यूपीएस में ही जाना है आपको या फिर एनपीएस में रहना है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर पसंद आए ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक दीजिए इसको, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट से बनाता हूँ इस वीडियोस को, काफ़ी पढ़ना पड़ता है मेरे को। तो मैं आपके लाइक्स के लिए आग्रह करूँगा, अपील करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। आपके कलीग्स, आपके साथियों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है इन क्वेश्चंस को जान के, आंसर्स को जान के, इसके डिस्क्रिप्शन को जान के। तो काइंडली आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रुप ए के लिए न्यूनतम मिनिमम कितने सदस्य डीपीसी में आवश्यक होते हैं? पहला है 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। इसका सही उत्तर है बी 3। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रुप ए पदों के लिए डीपीसी में कम से कम 3 सदस्य आवश्यक होते हैं। यह नियम डीओपीटी द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि प्रमोशन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित बनी रहे। इनमें से एक चेयरपर्सन और 2 सदस्य होते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि प्रमोशन एक निदेशक स्तर यानी डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए हो रहा है, तो डीपीसी में सचिव या समकक्ष अधिकारी चेयरपर्सन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ग्रुप ए के प्रमोशन में किससे परामर्श अनिवार्य है? ग्रुप ए के प्रमोशन में किससे परामर्श अनिवार्य है? इसका ऑप्शंस हैं डीओपीटी का, यूपीएससी का, वित्त मंत्रालय का, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट का। इसका सही उत्तर है बी, यूपीएससी। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं यही बताना चाहूँगा कि ग्रुप ए के पदों पर प्रमोशन के लिए यूपीएससी से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। यह एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है जो चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। एक्सेप्शन केवल तभी लागू होता है जब कोई पोस्ट यूपीएससी की परामर्श से मुक्त किया गया हो, जैसा कि शेड्यूल यूपीएससी रेगुलेशन शेड्यूल 1 ऑफ यूपीएससी रेगुलेशन के अंतर्गत आता है।
तीसरा क्वेश्चन, ग्रुप सी डीपीसी की स्वीकृति कौन करता है? ग्रुप सी पदों के लिए डीपीसी की स्वीकृति कौन करता है? डीओपीटी, स्वयं विभाग, यूपीएससी या फिर सीवीसी? इसका सही उत्तर है विभाग स्वयं करता है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं कहना चाहूँगा कि ग्रुप सी के पदों पर प्रमोशन के लिए डीपीसी की संरचना संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है। यूपीसी की भूमिका इन मामलों में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक एलडीसी को यूडीसी बनाया जाता है तो विभागीय डीपीसी इसका निर्णय लेती है। चौथा क्वेश्चन, 28 जून 2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार हर डीपीसी सदस्य को क्या प्रस्तुत करना होता है? 28 जून 2023 के ओएम के अनुसार हर डीपीसी सदस्य को क्या प्रस्तुत करना होता है? एपीआर की ग्रेडिंग, सेवा पुस्तिका की प्रति, निष्पक्षता प्रमाण पत्र, उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर, अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर। इसका सही उत्तर है निष्पक्षता प्रमाण पत्र। इसका एक्सप्लेनेशन में यही है कि 28 जून 2023 के ओएम के अनुसार प्रत्येक डीपीसी सदस्य को अब यह प्रमाणित करना होगा कि उसने समस्त सेवा अभिलेखों की जांच की है, प्रक्रिया निष्पक्ष रही है और डीओपीटी या फिर यूपीएससी के सभी नियमों का पालन किया गया है। यह प्रमाण पत्र भविष्य में कानूनी विवाद से बचाव में भी उपयोगी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ग्रुप बी डीपीसी के लिए न्यूनतम कोरम कितना है? ग्रुप बी डीपीसी के लिए न्यूनतम कोरम कितना है? कोरम का मैं बता देता हूँ मतलब क्या है कि किसी भी बैठक को वैध बनाने के लिए, लीगल बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति, इस कोरम का यही अर्थ है। तो आपको मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है 2, दूसरा है 3, सी है 4 या फिर डी है 5। कोरम का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि किसी बैठक को वैध बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति। 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी 3। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं यही कहूँगा कि ग्रुप बी पदों के लिए डीपीसी की बैठक में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि विविध मतों और अनुभव से संतुलित निर्णय लिया जाए। यदि कम सदस्य होते हैं तो डीपीसी अमान्य मानी जा सकती है। छठवां क्वेश्चन, महिला अधिकारी डीपीसी में कब अनिवार्य होती है? पहला, ग्रुप ए पदों पर महिला उम्मीदवारों के विचार पर, जब 2 से अधिक उम्मीदवार हो, या फिर डी, गैर गैजेटेड पद पर, नॉन गैजेटेड पद पर होने से महिला अधिकारी डीपीसी में अनिवार्य होती है। तो इसका सही उत्तर है कि महिला उम्मीदवारों के विचार पर, जब महिला उम्मीदवार है ऑन कंसिडरेशन, तो उस टाइम पे एक महिला अधिकारी को डीपीसी में इंक्लूड किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन में मैं यही कहूँगा कि यदि डीपीसी में किसी महिला कर्मचारी पर विचार हो रहा है तो उसमें एक महिला अधिकारी का सदस्य के रूप में होना आवश्यक है। यह लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
ये निर्देश डीओपीटी के जेंडर सेंसिटाइजेशन गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। 7वां प्रश्न, डीपीसी सदस्य की कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? डीपीसी सदस्य की कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? पहला, उम्मीदवार से वरिष्ठ होना। बी, उसी कैडर से होना। सी, अधीनस्थ ना होना, मतलब सबॉर्डिनेट ना होना कैंडिडेट से। या फिर निष्पक्ष होना। इसका सही उत्तर है उसी कैडर से होना। एक्सप्लेनेशन में यही है कि डीपीसी के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उस अधिकारी से वरिष्ठ हो जिनके प्रमोशन पर विचार किया जा रहा है और वह निष्पक्ष हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी कैडर से हो। यह नियम हितों के टकराव से बचने हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, FR 2022 किससे संबंधित है? FR 22 डीपीसी में जो हम लोग यूज करते हैं तो वो किससे संबंधित है? मैंने इसके रिगार्डिंग पिछला कोई वीडियो भी बनाया था, आप उस वीडियो को जाके बाद में देख सकते हैं। तो FR 22 साधारणतः डीपीसी में किस लिए यूज किया जाता है? इंक्रीमेंट की तिथि के लिए, प्रमोशन पर वेतन निर्धारण के लिए, एलटीसी की एलिजिबिलिटी के लिए, या फिर रिटायरमेंट नियम के लिए। इसका सही उत्तर है प्रमोशन पर वेतन निर्धारण के लिए, पे फिक्सेशन के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन में यही कहूंगा कि FR 22 IA1 प्रमोशन पर वेतन निर्धारण से संबंधित है। जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन होता है तो उसका वेतन अगले वेतन स्तर पर तय किया जाता है और उसे एक वार्षिक वृद्धि दी जाती है, मतलब इंक्रीमेंट दिया जाता है। यह नियम डीपीसी की सिफारिश के बाद लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन, एससी या फिर एसटी प्रतिनिधि का डीपीसी में क्या उद्देश्य है? एससी या एसटी प्रतिनिधि का डीपीसी में क्या उद्देश्य है? सामान्य निगरानी रखना। बी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। सी, एससी या एसटी उम्मीदवारों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना। या फिर डी, आरक्षण आदेश देना। इसका सही उत्तर है सी, एससी या फिर एसटी उम्मीदवारों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना। एक्सप्लेनेशन में यही है कि यदि किसी डीपीसी में एससी एसटी उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है तो यह अनिवार्य है कि सीमित समिति में एक एससी या एसटी प्रतिनिधि भी शामिल हो। यह संविधान में दिए गए आरक्षण प्रावधानों के पालन और सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, किस स्थिति में यूपीएससी में परामर्श आवश्यक नहीं है? किस स्थिति में यूपीएससी से परामर्श आवश्यक नहीं है? इन विच सिचुएशन इज यूपीएससी कंसल्टेशन नॉट मैंडेटरी फॉर प्रमोशन? ग्रुप ए पदों के लिए, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पदों के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए, या जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत पद हैं उनके लिए। इसका सही उत्तर है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पदों के लिए। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पदों के लिए आमतौर पर यूपीएससी से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होता है जब तक कि विशेष निर्देश न हो। यह कार्य विभागीय डीपीसी द्वारा किया जाता है जिससे प्रक्रिया अधिक तीव्र और सरल हो जाती है। 11वां क्वेश्चन,
FR26 का डीपीसी से क्या संबंध है? पहला, डीपीसी प्रारूप देता है, डीपीसी एक फॉर्मेट देता है, या फिर बी, वेतन वृद्धि की पात्रता से संबंधित है, इंक्रीमेंट की पात्रता के संबंधित है, सी, डीपीसी संरचना निर्धारित करता है, डीपीसी कंपोजिशन निर्धारित करता है, या फिर ये आरक्षण से संबंधित है, एसएसटी के आरक्षण से संबंधित है। FR22 और FR26 डीपीसी से कैसे रिलेट करता है? तो आप उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ये वेतन वृद्धि की पात्रता से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन में यही कहूंगा कि FR26 इंक्रीमेंट की पात्रता को परिभाषित करता है। एक कर्मचारी को वेतन वृद्धि पाने के लिए न्यूनतम 6 महीने की योग्यता अवधि पूरी करनी होती है। डीपीसी के संदर्भ में यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रमोशन के बाद इंक्रीमेंट ठीक से दिया गया है या नहीं। 12वां क्वेश्चन, डीपीसी कार्यवृत्त पर कौन हस्ताक्षर करता है? डीपीसी प्रोसीडिंग्स पर कौन हस्ताक्षर करता है? नियुक्ति अधिकारी, बी, अध्यक्ष और सभी सदस्य, सी, यूपीएससी, या फिर वरिष्ठतम सदस्य, सीनियर मोस्ट जो सदस्य है वो। इसका सही उत्तर है अध्यक्ष, चेयरपर्सन और सभी सदस्य। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि डीपीसी की कार्यवाही के बाद सभी सदस्य और चेयरपर्सन बैठक की कार्यवृत्त यानी मिनट्स पर हस्ताक्षर करते हैं। यह प्रमाण देता है कि सभी सदस्य ने निर्णय में भाग लिया है और सहमति दी है। यह ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। 13वां क्वेश्चन, 2023 के ओएम में नया क्या जोड़ा गया है? 2023 का जो कार्यालय ज्ञापन है उसमें डीपीसी के बारे में क्या नया जोड़ा गया है? पहला, वार्षिक परीक्षा अनिवार्य की गई है, बी, FR22 को हटाया गया है, सी, प्रमाणीकरण क्लॉज जोड़ा गया है, या फिर डी, यूपीएससी सभी पदों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसका सही उत्तर है प्रमाणीकरण क्लॉज जोड़ा गया है, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन क्लॉज जोड़ा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में यही कहूँगा कि 2023 का नया ओएम जो है डीपीसी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाया है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को प्रमाणीकरण पत्र देना अनिवार्य किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। यह प्रमोशन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाता है तथा कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, क्या डीपीसी सदस्य बाहरी हो सकता है? क्या डीपीसी का कोई सदस्य बाहरी सदस्य हो सकता है? हाँ, यदि स्वीकृति मिली, बी, कभी नहीं, सी, केवल ग्रुप सी पदों के लिए, या फिर डी, केवल यूपीएससी के लिए। तो सही उत्तर है हाँ, अगर स्वीकृति मिली है तो। इसका एक्सप्लेनेशन में यही कहूंगा कि डीपीसी का कोई सदस्य बाहरी भी हो सकता है, बशर्ते उसकी नियुक्ति उचित स्तर से स्वीकृति हो। यह नियम विशेष रूप से तब लागू होता है जब विभाग में उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी नहीं हो या पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बाहरी विशेषज्ञ की आवश्यकता हो। लास्ट क्वेश्चन है कि डीओपीटी से डीपीसी गठन के लिए कब परामर्श लेना आवश्यक है? डीओपीटी से डीपीसी के गठन के लिए कब परामर्श लेना आवश्यक है? ए, सभी ग्रुप सी पदों के लिए, बी,
ऑल इंडिया सर्विस के लिए, सी सीएसएस और सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के लिए, या फिर डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर है सीएसएस और सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के लिए। जो सीएसएस कैडर है या फिर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के लिए डीओपीटी से कंसल्ट करना आवश्यक है डीपीसी का। इसके एक्सप्लेनेशन में यही कहूंगा कि सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम और सीएसएस कैडर से संबंधित डीपीसी गठन के लिए डीओपीटी से परामर्श लेना अनिवार्य होता है। इन सेवाओं की केंद्रीय प्रकृति के कारण केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी नियमों और समानता का पालन हो। साथियों, उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको डीपीसी से संबंधित एफआईआर नियमों को समझने में और अधिक हेल्प करेगा और मजबूत करने में मदद करेगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके समर्थन से ही ऐसे उपयोगी कंटेंट लाना संभव हो पाता है। धन्यवाद।